1770 में बंगाल की पॉपुलेशन के 1/3 या 1/3 लोग भूख से तड़प तड़प के मर जाते हैं। किथे मां बच्चे नु छड़ के नस गई है, किथे खांदी को चीज टिक दी है, ये गरीब बेपरवाह हो गए। अब इसकी वजह से बहुत सारे किसान पैसे नहीं दे पाए और वो अपनी जमीन को छोड़ के जाने लगे। दोनों प्रिंट में एक चीज कॉमन है, वो है एक रिच ब्लू कलर जिसे हम इंडिगो कहते हैं। अगस्त 1765 के दिन मुगल राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान बना दिया था। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी अब बंगाल से टैक्स कलेक्ट कर सकती थी। तो मुगल राजा खुद भी तो ये काम कर सकते थे, इन्होंने किसी पराई कंपनी को क्यों बोला ये सब करने को? देखो, कंपनी हर साल मुगल राजा को एक फिक्स्ड अमाउंट देती थी और बचे कुछ पैसे अपने साथ रख लेती थी। इसमें ब्रिटिशर्स का भी फायदा था कि उन्हें प्रॉफिट होता था और मुगल्स का भी फायदा था कि उन्हें टैक्स कलेक्ट करने में मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। इस दिन की खुशी में जब इनको दीवान बनाया गया था तो रॉबर्ट क्लाइव ने एक पेंटिंग भी बनवाई थी, लेकिन इस पेंटिंग में जरूरत से ज्यादा ही दिखाया गया था। ऐसा कुछ नहीं हुआ था, सिंपल रॉबर्ट क्लाइव के टेंट में कुछ ब्रिटिशर्स और कुछ इंडियंस के सामने उनको दीवान बनाया गया था। लेकिन दीवान बनने के बाद भी वो एक चीज करना नहीं भूले थे, दीवान बनने के बाद भी इन्होंने ट्रेडिंग बंद नहीं करी थी और वो अभी भी इंडिया से सामान खरीदते और इंग्लैंड में जाके बेच देते। अब धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी को लालच आने लगा और उन्होंने प्रॉफिट को बढ़ाने पर ध्यान देना शुरू कर दिया, जिस वजह से वो बंगाल के लोगों को या आर्टिजन्स को मजबूर करके उनसे सामान खरीदते सस्ते में और उसे महंगे में जाके इंग्लैंड में बेच देते। और इन आर्टिजन्स पर वो ज्यादा टैक्स भी लगाने लगे ताकि प्रॉफिट ज्यादा हो। देखो, आर्टिजन्स उन लोगों को कहा जाता है जो अपने हाथों से कोई प्रोडक्ट बनाए, जैसे हाथों से बने मिट्टी के बर्तन या हाथों से सिलकर बने कपड़े। अब इस वजह से बंगाल की इकोनॉमी गिरने लगी। क्यों? इसके दो मेन कारण हैं। पहला, जब ब्रिटिशर्स ने आर्टिजन्स को पैसे कम दिए तो आर्टिजन्स ने अपना काम करना छोड़ दिया। और दूसरा कारण है कि ब्रिटिशर्स ने किसानों पर भी बहुत ज्यादा टैक्स लगाना शुरू कर दिया और अगर कोई किसान या पीजेंट्स टैक्स नहीं भर पाते तो उनसे उनकी जमीन छीन ली जाती। अब सीधी सी बात है, जब किसान उगा ही नहीं पाएंगे कुछ तो लोग खाएंगे क्या? और जब लोगों के पास खाने के लिए नहीं होगा तो लोग तो भूख से मरेंगे ही। और ऐसा ही होता है। 1770 में बंगाल की पॉपुलेशन के 1/3 या 1/3 लोग भूख से तड़प तड़प के मर जाते हैं और इसी इवेंट को नाम दिया गया था द ग्रेट फेमिन ऑफ 1770। अब जब आर्टिजन्स ने काम करना बंद कर दिया और पीजेंट्स ने खेती करनी बंद कर दी तो कंपनी को जो टैक्स आता था वो भी आना कम हो गया, जिस वजह से उनके प्रॉफिट रुक गए। तो फाइनली उन्हें लगा कि अब उनको फार्मिंग में पैसे लगाने चाहिए ताकि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो। फिर ब्रिटिशर्स ने 20 साल तक मीटिंग वगैरह की कि इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, कहाँ करनी है, कितनी करनी है। और फाइनली 1793 में उन्होंने इंट्रोड्यूस करा दी परमानेंट सेटलमेंट को। दी परमानेंट सेटलमेंट में उन्होंने क्या काम करा कि लोकल राजाओं को या उन राजाओं को जो केवल डिस्ट्रिक्ट में रूल करते थे और तालुकदार जो बेसिकली मिनिस्टर्स हुआ करते थे हर डिस्ट्रिक्ट के, उन लोगों को ब्रिटिशर्स ने जमींदार की पोस्ट दे दी। अब जमींदार का सिर्फ ये काम था कि वो इन पीजेंट से टैक्स लिया करता था और एक फिक्स्ड अमाउंट ब्रिटिशर्स को दे देता था और वहां से जो पैसे बचते थे वो ये जमींदार या लोकल राजा अपने पास रखते थे। इनसे ब्रिटिशर्स ने वादा भी किया था कि जो फिक्स्ड अमाउंट लोकल राजा उन्हें देंगे वो कभी ब्रिटिशर्स बढ़ाएंगे नहीं। ऐसा करके ब्रिटिशर्स को लगने लगा कि एक तो उनके पास हमेशा टैक्स आता रहेगा यानी पैसा आता रहेगा, साथ ही साथ ये जमींदार लोकल पीजेंट्स की मदद भी करेंगे उनकी जमीन को ज्यादा फर्टाइल बनाने में। पर जैसा ब्रिटिशर्स ने सोचा था वैसा हुआ नहीं। अब हम इसकी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। सोचो एक ऐसा सिस्टम जिसमें जमीन तुम्हारे नाम पे हो लेकिन उसका टैक्स इतना ज्यादा हो कि तुम्हारे लिए भी संभालना मुश्किल हो जाए। अगर टैक्स ना दे पाओ तो जमीन चली जाए। साउंड्स अनफेयर, राइट? यही स्टोरी थी परमानेंट सेटलमेंट की जो ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था। चलो डिटेल में समझते हैं। ब्रिटिशर्स ने जमींदार को टैक्स कलेक्ट करने की जिम्मेदारी दी थी और बोला था कि जमींदार एक फिक्स्ड अमाउंट हर साल ब्रिटिशर्स को देंगे। लेकिन एक ट्विस्ट था, टैक्स का अमाउंट इतना ज्यादा फिक्स कर दिया गया था कि जमींदार के लिए भी भरना मुश्किल हो गया और अगर कोई जमींदार टैक्स नहीं भर पाता तो उसकी जमीन छीन ली जाती और कंपनी के ऑक्शन में बेच दी जाती। अब हुआ क्या कि 19th सेंचुरी में फार्मर्स की क्रॉप के प्राइसेस बढ़ने लगे
और फार्मिंग एक्सपेंड होने लगी। जमींदार्स की इनकम भी बढ़ने लगी, सबका फायदा होने लगा सिवाय ब्रिटिशर्स के, क्योंकि टैक्स तो उन्होंने फिक्स कर रखा था ना। यहाँ एक और नई प्रॉब्लम सामने आई। जमींदार्स को जो पैसे प्रॉफिट में मिलते थे उन्होंने उन पैसों को लैंड इंप्रूवमेंट में नहीं लगाया जैसा कि ब्रिटिशर्स ने सोचा था, बल्कि उन्होंने उन पैसों को अपने पास रखना शुरू कर दिया। आखिर में सबसे ज्यादा असर इसका किसानों पर पड़ा। फार्मर्स के लिए ये सिस्टम एकदम बेकार था। देखो, ये सारे किसान इन जमींदार्स को रेंट देते थे फार्मिंग करने के लिए, क्योंकि ये जमीन उनसे छीन ली गई थी और जमीन इन जमींदार के अंडर आ गई थी। इन जमीन का रेंट इतना ज्यादा होता था कि फार्मर्स को मनी लेंडर से लोन लेना पड़ता था। अगर लोन चुकाने में किसान फेल हो जाते तो जमीन से उन्हें निकाल दिया जाता, जो उनके पूर्वजों की जमीन होती थी। ये एक ऐसा सिस्टम था जो जमींदार और ब्रिटिशर्स को शॉर्ट टर्म प्रॉफिट दे रहा था, लेकिन लॉन्ग टर्म में फार्मर्स के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम बनता जा रहा था। अब बात आती है सिस्टम को बदलने की। अर्ली 19th सेंचुरी तक ब्रिटिश कंपनी के ऑफिशियल्स को ये बात समझ आने लगी थी कि परमानेंट सेटलमेंट का मॉडल काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि कंपनी के खर्चे बढ़ते जा रहे थे। लेकिन उन्होंने जमींदारों से वादा किया था कि वो अब फिक्स्ड अमाउंट को नहीं बढ़ाएंगे। तभी एक इंग्लिशमैन होल्ट मैकेंजी ने एक नया सिस्टम या आइडिया लाया। 1822 में ये सिस्टम इम्प्लीमेंट भी कर दिया गया। इस सिस्टम में क्या करा कि उन्होंने जमींदारों को हटा दिया और उनकी जगह उन्होंने डायरेक्ट गांव से टैक्स लेना शुरू कर दिया। मतलब पहले वो गांव में जाया करते, वहां की सॉइल की हालत देखा करते, फिर वो अपनी टैक्स के अमाउंट को डिसाइड करते थे। अब उन्होंने डायरेक्ट पूरे विलेज से टैक्स लेना शुरू कर दिया, उस विलेज की हैसियत के अकॉर्डिंग। मतलब अगर कोई विलेज ज्यादा उपजाऊ है या किसी विलेज में महंगे क्रॉप्स उगते हैं तो उस विलेज से ज्यादा टैक्स लिया जाएगा। ये क्या काम करते थे कि सिर्फ एक विलेज से टैक्स लेते थे, ये बहुत सारी विलेजेस से टैक्स लेते थे या फिर ग्रुप ऑफ विलेजेस से टैक्स लेते थे, जिन्हें ये महल कहते थे। इस पूरे सिस्टम को महलवारी सेटलमेंट कहा जाता था। ब्रिटिशर्स ने साउथ इंडिया में भी परमानेंट सेटलमेंट को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, पर वो ऐसा नहीं कर पाए। तो उन्होंने दूसरा सिस्टम इम्प्लीमेंट किया साउथ इंडिया में, जिसका नाम था रियॉट वार। पहले इस सिस्टम को छोटे से इलाके में चेक करा गया था ये काम करेगा या नहीं। फिर इस सिस्टम को कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने टेस्ट करा था और ये चेकिंग उन इलाकों में हुई थी जो इन्होंने टीपू सुल्तान को हराने के बाद जीते थे। बाद में इस सिस्टम में थॉमस मुनरो ने भी बहुत सारी चीजें ऐड करी। रीड और मुनरो का मानना था कि साउथ इंडिया में कोई जमींदार वाला सिस्टम नहीं है जैसे नॉर्थ इंडिया में था, तो ये सिस्टम डायरेक्टली फार्मर्स के साथ इम्प्लीमेंट करा गया जो जनरेशन से उस जमीन पर खेती करते आ रहे थे। और इस सिस्टम में भी ब्रिटिश सॉइल को और जमीन को देखा करते थे और फिर उस हिसाब से उस जमीन के लिए टैक्स डिसाइड करा करते थे। देखो, साउथ इंडिया में फार्मर्स को रियॉट बोला जाता था, इसलिए इस सिस्टम का नाम रियॉट वारी सेटलमेंट पड़ा। मुनरो चाहता था कि इस सिस्टम से फार्मर्स का फायदा हो, पर जहां ब्रिटिश हो वहां इंडिया का फायदा हो सकता है। अब साउथ इंडिया के लोगों को लगने लगा कि ये सिस्टम उनका फायदा करेगा, पर कुछ ही सालों में इसकी असलियत सामने आ गई। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने फिक्स्ड अमाउंट लेनी शुरू कर दी फार्मर से, जो कि बहुत ही ज्यादा थी। अब इसकी वजह से बहुत सारे किसान पैसे नहीं दे पाए और वो अपनी जमीन को छोड़ के जाने लगे और बहुत सारे खेत डेजर्ट में बन गए। और तो और बहुत सारे गांव खाली हो गए और इकोनॉमी भी डूबने लगी साउथ इंडिया की। ब्रिटिश ऑफिशियल्स का मानना था कि ये सिस्टम किसानों को रिच और सक्सेसफुल फार्मर्स में कन्वर्ट कर देगा, पर ये सिर्फ सपना ही रहा। किसानों की जिंदगी और ज्यादा मुश्किल हो गई और एक बार फिर सबको समझ आया कि एक लालच भरे सिस्टम का नतीजा हमेशा बेकार ही होता है। ब्रिटिश के लिए गांव सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम नहीं आता था, बल्कि ब्रिटिशर्स अपने देश ब्रिटेन के लिए भी गांव से खाना उगवाते थे। 18th सेंचुरी के एंड तक कंपनी ने अपना फोकस ओपियम और इंडिको को उगाने पर कर दिया, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। आने वाले 150 ईयर्स में ब्रिटिशर्स ने इंडियन कल्टीवेटर को परस्यूड या फोर्स किया अलग अलग क्रॉप्स को उगाने के लिए, जैसे जूट बंगाल में, टी आसाम में, शुगरकेन उत्तर प्रदेश में, वीट पंजाब में, कॉटन महाराष्ट्र में और पंजाब में और राइस मद्रास में। ये इतना सब इतने कम टाइम में कैसे पॉसिबल हुआ? ब्रिटिशर्स ने अलग अलग मेथड यूज किए क्रॉप्स को उगवाने के लिए। तो अब हम हर क्रॉप के पीछे की कहानी जानेंगे कि वो कैसे इंडिया में कल्टीवेट होना शुरू हुआ। इन दोनों प्रिंट्स को देखो, एक कलमकारी डिजाइन है जो आंध्र प्रदेश के वीवर्स ने बनाई थी और एक है फ्लोरल प्रिंट जिसे विलियम वॉरिस ने डिजाइन किया था, जो एक मशहूर ब्रिटिश पोएट और आर्टिस्ट भी थे।
दोनों प्रिंट में एक चीज कॉमन है, वो है एक रिच ब्लू कलर जिसे हम इंडिगो कहते हैं। पर क्या आप जानते हैं ये रंग कैसे बनता है? ये गहरा ब्लू कलर एक पौधे से बनता है जिसे इंडिगो कहा जाता है। ये जो विलियम मॉरिस वाला प्रिंट दिखाया था मैंने, इसको बनाने में भी इंडियन इंडिगो का यूज हुआ था। उस समय इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा सप्लायर था इंडिगो का। ये एक ऐसी फसल थी जिसके पीछे पूरी दुनिया पागल थी। तो अब इस क्रॉप के बारे में हम और ज्यादा जानेंगे।